हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बेटा एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था, राइट। और एक लेक्चर में हमने सीखा था बेटा एटम्स को देखा था और एटम्स की ओल्ड हिस्ट्री के बारे में जाना था, राइट। अब इसके बाद हम लोग बेटा अगर हिस्ट्री को देखा जाए इसके एटम्स के अबाउट द एटम के बारे में, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री में सबसे पहले दो फिलासफर हुआ करते थे। एक तो इंडियन फिलासफर थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कर्नाड साहब। उन्होंने सबसे पहले बेटा एटम्स को एक्सप्लेन किया था, राइट। उसके बाद आए थे नेक्स्ट फिलासफर कौन, डेमोक्राइटस साहब। उन्होंने एटम्स को बेटा क्या बोल दिया था, एटमास बोला था। एटमास मीन्स क्या होता था, इनडिवाइजिबल, राइट। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े थे तो 1808 में एक साइंटिस्ट आए थे, कौन, डाल्टन साहब। तो डाल्टन साहब ने बेटा सबसे पहले एटम्स को साइंटिफिकली एक थ्योरी में कन्वर्ट किया। उसका नाम था बेटा एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। अब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बेटा कुछ 5 मेन पोस्टुलेट थे जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, राइट। इन्होंने बोला था कि जो एटम है बेटा ये इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स है, ये और अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता है। अब इसके बाद बेटा हम लोग मॉडर्न थ्योरी आई थी। डाल्टन्स के बाद हम लोग मॉडर्न थ्योरी की बात किया। तो मॉडर्न थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जो भी आपके पास एटम है वो डिवाइजिबल होते हैं और वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, राइट। इतनी बात हम लोगों ने कर लिया था लास्ट लेक्चर में और वो भी बहुत अच्छे से किया था। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था, राइट। अब यहां से हम लोग बेटा फिर से एटम से ही थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एन एटम। अगर हम एटम को देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहले अगर ओल्ड व्यू देखें एटम्स का बेटा तो इनके पास दो चीजें हुआ करती थी। एक तो इनके पास न्यूक्लियस था जो सेंटर में लोकेटेड था, राइट। और इनके अराउंड जो स्पेस था उस स्पेस में पाए जाएंगे बेटा ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड उसमें क्या करते हैं, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। अब यहां से देखिएगा, जैसे ये है आपके पास एटम, ये है आपके पास बेटा न्यूक्लियस। क्या है, ये है आपके पास न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में क्या क्या है, हम लोगों ने डिटेल में इसकी बात की थी बेटा। इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो ये था आपके पास ऑर्बिट और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो ये था रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये है आपके पास एटम्स। न्यूक्लियस आपको दिखा, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन जिसमें प्रोटॉन है प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसके अराउंड स्पेस में ये क्या है, ऑर्बिट। और ऑर्बिट्स में बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, ये देखो ये 3D स्ट्रक्चर है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ये 2D स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स आपका रिवॉल्व कर रहा है। वेरी गुड, अच्छे से समझ में आया। अब देखिएगा नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें बेटा तो यहाँ पे ये दिखाया गया है प्रोटॉन का लोकेशंस और न्यूट्रॉन्स का लोकेशंस। और इन दोनों को, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए बेटा तो न्यूक्लियॉन्स बनता है। क्या बनेगा, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कलेक्टिवली इन दोनों को। किसको किसको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट, आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे अपने पास। इसको बेटा अगर होमवर्क में आप डाल दीजिएगा, इसको घर पे करेंगे क्योंकि इसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिसे थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहे हैं इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर आपके पास कोई एटम है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन्स है
और एक ही प्रोटॉन, तो कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपस में, चार्ज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बोलते हैं न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल अगर कोई एटम्स हो जाता है तो वो स्टेबल एटम कहलाते हैं, राइट। तो यहां पे बोल सकते हैं क्या, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं? तो दो ही चीज थी न्यूक्लियस में बेटा, एक प्रोटॉन थे और दूसरा न्यूट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं गिव 3 पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपको घर पे राइट करना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप 3 पॉइंट आप इसको कवर करोगे। हम लोगों ने 5 पोस्टुलेट की बात की थी और वो भी डिटेल में बात की थी, तो इसमें से 3 पोस्टुलेट आपको कॉपी में बेटा राइट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं विच ग्रीक एंड इंडियन फिलोसफर। अगर हम ग्रीक फिलोसफर की बात करें तो अपने पास कौन से थे, तो ये भाई साहब थे डेमोक्राइटस। क्या नाम था इनका, डेमोक्राइटस, राइट। और जो इंडियन फिलोसफर थे उनका क्या नाम था, यहां पे देखिए ये थे महर्षि कन्नाड साहब, महर्षि कन्नाड, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू एक्सप्लेन द एटम। एटम को सबसे पहले बेटा एक इंडियन फिलोसफर और एक ग्रीक फिलोसफर हुआ करते थे डेमोक्राइटस और महर्षि कन्नाड साहब ने सबसे पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे इन विच पार्ट द एटम्स मास इज कंसंट्रेटेड। अब कह रहे मास कहां पे कंसंट्रेटेड होते हैं, तो कहां पे कंसंट्रेटेड होंगे बेटा, सब अच्छे से आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियस में, राइट। अब चलते हैं इसके बाद बेटा, अब आपने एटम को देख लिया मॉडर्न थ्योरी में कि जो एटम है बेटा ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। अब इसके बाद हम इनकी डिस्कवरी पर चलते हैं। अब एक एक डिस्कवरी को हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि कैसे ये डिस्कवर्ड हुए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। क्या पढ़ना है, कैथोड रेज को पढ़ते हैं। जब ये आप एक्सपेरिमेंट पढ़ लोगे तो आपको अदर एक्सपेरिमेंट समझने में बहुत इजी होगा, राइट। तो अगर हम बात करें बेटा कैथोड रेज की, तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था विलियम क्रूक्स। क्या नाम है, विलियम क्रूक्स साहब इन 1878 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बेटा डिटेल में अलग स्लाइड पे समझते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आएंगे इसको समझ लेंगे। अच्छा यहीं पे इसको देख सकते हैं, आइए देख लेते हैं। इन्होंने बेटा एक इन्होंने लिया ये एक लिया ट्यूब, किसकी, ग्लास ट्यूब एक लिया इन्होंने, और इन दोनों साइड पे इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड क्या होता है भाई, ये मेटल्स की रॉड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। ये आपके पास है बेटा कैथोड और ये आपके पास बना एनोड। ये दोनों मेटल की रॉड है और इस मेटल अगर इलेक्ट्रोड की हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रोड जो है ये मेनली कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक आपके होते हैं कैथोड और एक होगा आपके पास एनोड, राइट। अब ये क्या है, ये है मेटल की रॉड, मेटल रॉड विच क्या करेंगे ये लोग बेटा, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ठीक है। अब इस देखिएगा यहाँ पे ये लगा है बैटरी, जो यहाँ से एनर्जी का सोर्स है या इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा। अब इस गैस में इन्होंने क्या किया बेटा, लो प्रेशर पर गैस को फिल किया, लो प्रेशर, और ये जो प्रेशर था ये लगभग 0.01 mm ऑफ Hg लगभग होता है, नियर अबाउट, ठीक है। तो 0.01 mm Hg इसमें प्रेशर डाल दिया। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज का इन्होंने करंट पास किया, क्या किया था यहाँ पे,
हाई वोल्टेज इन्होंने करंट प्रोवाइड किया, राइट। जब हाई वोल्टेज यहां से इन्होंने करंट पास किया बेटा, तो इनको यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ जाती हुई इनको रेज दिखाई दी, ठीक है। क्या दिखाई दी इनको? इस इलेक्ट्रोड से, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड से एक रेज दिखाई, एक कैथोड से चलकर एनोड की तरफ जाने वाली इनको रेज दिखाई दी, और इसी रेज को इन्होंने बाद में बोला क्या? कैथोड। इसको क्या, इस रेज को इन्होंने बोला बेटा कैथोड रेज, राइट। अब यहां पे देखिएगा यही चीज लिखी हुई है। इन्होंने क्या लिया बेटा? एक ग्लास ट्यूब लिया, उसमें इलेक्ट्रोड को फिट किया, और इलेक्ट्रोड का काम क्या था? करंट पास कराना। इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल है बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, राइट। तो नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाले को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। अब यहां जब हाई वोल्टेज की करंट इसमें पास कराते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो गई बेटा, तो करंट यहां से फ्लो करेगा। अब यहां से करंट क्या हो रहा था? कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज जाती हुई इनको दिखाई दी, इसी रेज को इन्होंने बोला कैथोड रेज। कैथोड किधर से बेटा? कैथोड से निकल रही थी रेज, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज, राइट। अब इनको एक्सपेरिमेंट को समझिए। यहाँ पे क्या करें? एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वाज पास्ड थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर। इन्होंने बेटा यहाँ पे क्या लिया था? लो प्रेशर की गैसेस यहाँ पे इन्होंने फिल की थी। तो उस गैसेस में एक्चुअली में हुआ क्या? वहां पे कंडक्शन शुरू हुआ। क्या हुआ? यहाँ पे इस गैसेस में बेटा क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे ड्यूरिंग अ डिस्चार्ज। जब ये डिस्चार्ज करंट पास कर रहे थे, तो हाई वोल्टेज की जब करंट यहाँ से पास हो रही थी, तो यहाँ पे जो गैसेस थी, ठीक है, किस पे? लो प्रेशर पर। तो यहाँ से निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ कुछ रेज जा रही थी, ठीक है। और ये रेज ऐसे नहीं पता चल रही थी, ये ग्लो कर रही थी। किस ग्लो कर रही थी? कैसी? ये ब्लू कलर यहाँ से इमिट हो रहा था, राइट। तो यहाँ से ब्लू कलर शो हुआ, इससे इन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे रेस कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। अगर इसको और डीपली समझे बेटा, तो इधर पे इन्होंने क्या लगाया था? एक जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया था। क्या लगाया बेटा? जिंक सल्फाइड का यहाँ पे लेप लगाया था, ठीक है, किसके? एनोड के पीछे साइड में, और इसको परफोरेटेड कर दिया था। तो यहाँ पे ग्लो उत्पन्न होती है। यहाँ पे जो कलर आएगी वो ब्लू कलर की शाइनिंग आपको इन्फ्लोरेसेंस दिखेगा, और ये इन्फ्लोरेसेंस ये बताता है कि कैथोड से कोई रेज आकर के इस स्क्रीन पे बेटा क्या कर रही थी? इस स्क्रीन पर टकरा रही थी, और यहां से ग्लो उत्पन्न हो रहा था। कौन सा? ब्लू कलर का ग्लो उत्पन्न हो रहा था। इसी को हम इन्फ्लोरेसेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये रेज जो इधर से कैथोड से चल करके एनोड की तरफ आ रही थी, अब इनकी प्रॉपर्टीज को बेटा जॉन डाल्टन साहब ने स्टडी किया, और उसके स्टडी के बेसिस पर बेटा इनको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। अब इस रेज को आइए देखते हैं, इस रेज को किस साइंटिस्ट ने स्टडी किया इनकी प्रॉपर्टीज को? तो जॉन डाल्टन साहब। अभी इसके बाद वही स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कहते हैं बेटा ब्लू रेज वेयर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। कहां से इमिट हो रही थी? कैथोड से। नेगेटिव प्लेट, कैथोड कैसा है? नेगेटिव प्लेट, विच वी आर कॉल्ड कैथोड रेज। इसलिए इसे क्या कहा जाता था? कैथोड रेज कहा जाता है, राइट। तो होपफुली ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा फास्ट इसको रिकैप करते हैं बेटा। कैथोड रेज, एक साइंटिस्ट थे आपके विलियम क्रूक साहब। कब? 1878 में एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। क्या लिया? एक गिलास ट्यूब लिया और इसमें इलेक्ट्रोड को फिट किया, और यहाँ पे बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से। अब इसमें जो गैसेस फिल थी वो लो प्रेशर पे बेटा फिल होती हैं, और हाई प्रेशर की यहाँ पे करंट पास कराते हैं। जब हाई वोल्टेज की करंट पास कराते हैं तो इनको दिखता है बेटा नेगेटिव प्लेट से कुछ रेज जाती हुई दिखती हैं।
कैसे पता चला? इस एनोड के पीछे इन्होंने जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगाया, लेप लगाया, जिसपे ये स्क्रीन का काम कर रहा है, ये लेप, और ये क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस देता है, ग्लो उत्पन्न करता है, राइट। अब ये ग्लो बेटा, इस ग्लो की वजह से इन्होंने क्या बोला कि यहां से कुछ रेज आ रही हैं। कहां से आ रही थी? निगेटिव प्लेट से आ रही थी। किधर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, मींस कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, और इसी रेज को इन्होंने बोला बेटा कैथोड रेज, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ठीक है। होपफुली ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया बेटा कौन? ये एक्सपेरिमेंट लीड करता है बेटा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब जॉन डाल्टन साहब आए और इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एडवांस बनाया, और उन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं। ये है बेटा, सॉरी जॉन डाल्टन ने जे थॉमसन साहब, सॉरी जॉन डाल्टन साहब ने जे थॉमसन साहब ने बेटा किसको आगे बढ़ाया था? डिस्कवर एक्सपेरिमेंट ऑफ विलियम क्रूक्स को, विलियम क्रूक्स के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। यहां पे लिखा हुआ है कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो इसको काट देंगे, ठीक है। अब जे थॉमसन साहब ने बेटा सेटअप तो यही उठाया, और इन्होंने क्या किया कि ये जो रेज जा रही थी, रेज तो पता चल गई थी, रेज कहां से जा रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ। ये जो रेज जा रही थी बेटा, ये सब पूरा सेटअप वही है, ग्लास ट्यूब वही है। यहाँ पे लो प्रेशर की गैस फिल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? हाई वोल्टेज की करंट पास करेंगे। तो यहाँ पे बेटा अगर हाई वोल्टेज की करंट पास कर रहे हो तो क्या निकल रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ क्या जा रही थी बेटा? रेज जा रही थी। इसी रेज को इन्होंने कैथोड बोला। अच्छा एक बात बताओ, ये रोज कहां से निकल रहे थे? नेगेटिव प्लेट से। और एक बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो कि पॉजिटिव अगर आपके पास आयंस हैं, प्लस है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन फोर्स लगता है। तो फोर्स टू टाइप के लगेंगे। अगर चार्ज की हम बात करें बेटा, तो सेम चार्ज में हमेशा रिपल्सन लगता है, रिपल्सन फोर्स काम करता है, और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर एक मान लेते हैं सपोज, अगर ये रेज जो थी, जो निकल रही थी, अगर पॉजिटिव होती, तो ये तो आपके पास नेगेटिव प्लेट था, तो यहीं पे अट्रैक्ट हो जाती, तो आपको ये ग्लो इधर ना दिखता। तो जे थॉमसन साहब ने क्या किया था? एनोड को परफोरेटेड किया था, राइट, और जिंक सल्फाइड की यहाँ पे क्या लगा दिया था? स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाया था। तो यहाँ पे बेटा इनको इनफ्लोरेसेंस दिख रहा था, ग्लो दिख रहा था, ग्लो और इनफ्लोरेसेंस, राइट। अब ये इन्फ्लोरेसेंस दिखा, और इसी इन्फ्लोरेसेंस को इन्होंने क्या किया? इसी रेज को बेटा इन्होंने स्टडी किया जे थॉमसन साहब ने, और इन्होंने बोला अलग अलग चीज से, अलग अलग तरीके से इन्होंने बोला कि अगर सेम चार्ज हो तो मीन्स इनमें रिपल्शन हो रहा है, और ये पॉजिटिव इंड है, तो पॉजिटिव इंड से अट्रैक्ट फील कर रहा है, मीन्स जो कैथोड रेज है ना, इन रेज का जो नेचर है वो कैसा है? किस नेचर के हैं बेटा? निगेटिव नेचर के हैं, राइट। और निगेटिव रेजर को ही इन्होंने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन्स बोल दिया था। अब सुनना ध्यान से, ये जो रेज जा रही थी बेटा किस नेचर की थी? निगेटिव चार्ज की थी या निगेटिव नेचर की थी, तो इसी को इन्होंने बाद में क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स बोला था, क्योंकि बेटा यहां से निगेटिव एंड से ये रिपल्शन फोर्स फील कर रहे थे, और यहां से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अब यहां पे देखिएगा, कह रहे जो रेज है बेटा, अगर इस रेज में एक पतली हम लोग पॉलीथीन या फॉइल लगाते हैं, ठीक है, तो इस फॉइल को ये पेनिट्रेट करके यहां से बेटा ये अगर थिक फॉइल लगा दें, यहां पे थिक मेटल्स लगा दें, यहां पे हम लोग क्या करते हैं बेटा? थिक मेटल शीट ले लेते हैं। इन्होंने क्या देखा बेटा? जब थिक मेटल शीट को रखते हैं तो यहीं पे ये इधर पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी,
ये रेज क्या कर रही थी बेटा, इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ इनको एक शेडो दिखता है पीछे। इनको क्या दिखेगा बेटा, इस थिक शीट का इनको शेडो दिखेगा। और ये इसका ये प्रूफ है बेटा कि ये अगर जस्ट पीछे अगर शेडो बन रही है, मींस ये जितनी भी रेज आ रही हैं वो स्ट्रेट आ रही हैं। अगर ये शेडो नहीं बन रहा है, राइट, तो मींस ये इधर से भी जा सकती है या अदर डायरेक्शन में भी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इन्होंने देखा बेटा कि इन रेज में एक थिक शीट हम लोग फिट कर देते हैं, इन्होंने फिट किया, तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पीछे शेडो इसकी बन रही है। इसके मतलब ये बात प्रूफ थी कि ये जो भी रेज थी ये स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही थी, राइट। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या देखा, उसके बाद बेटा इन्होंने एक व्हील लगाया। व्हील मतलब पहिया, ठीक है, पेंडल। तो इन्होंने क्या देखा, हल्की व्हील लगाया, तो ये व्हील मूव कर रही थी। इससे ये बात प्रूफ हो रही थी कि ये जो भी रेज हैं इनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से ये क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। अब ये रेज बेटा, अब यहां पे देखना, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब इनके कुछ कंक्लूजन थे, उस कंक्लूजन पे चलते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो उसको एक तरीके से और समझ सकते हो, आइए देख लेते हैं। आइए यहां इसको डिटेल में समझते हैं बेटा। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया था बेटा, एक गिलास ट्यूब लिया, राइट, और इसमें फिट किया इन्होंने इलेक्ट्रोड्स। एक आपके पास नेगेटिव प्लेट है, एक पॉजिटिव प्लेट है, राइट। ये है आपके पास एनोड और ये है आपके पास कैथोड। ये वाले पोर्शन क्या है, कैथोड, राइट। ये आपके पास है नेगेटिव प्लेट और ये इधर ये है बेटा पॉजिटिव प्लेट, राइट। अब इसको कनेक्ट कर देते हैं, किससे, इसको कनेक्ट किया गया बेटा बैटरी से। ये पॉजिटिव विंड, ये है नेगेटिव विंड। पॉजिटिव को बेटा पॉजिटिव विंड से कनेक्ट कर दिया गया और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव विंड से। अब इस बैटरी का काम क्या है, वोल्टेज प्रोवाइड करना। अब यहां पे बेटा हाई वोल्टेज की करंट लिया, हाई वोल्टेज करंट यहां से पास करवाया। तो इन्होंने क्या देखा बेटा, यहां पे इन्होंने गैस फिल किया जो कि बहुत लो प्रेशर पे थी। ये लो प्रेशर पे गैस यहां पे फिल करते हैं। ये लगभग हमने क्या बोला था, 0.01 mm ऑफ Hg यहां पे प्रेशर होता है इसका, लो प्रेशर। अब होगा क्या, जब हाई वोल्टेज करंट यहां से पास करते हैं तो नेगेटिव प्लेट से क्या जाती है, रेज जाती है बेटा, जो कहां पे, यहां पे क्या होता है, होल कर देते हैं, यहाँ पे छिद्र छोटे छोटे बना देते हैं और यहाँ पे पीछे साइड में ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा देते हैं। अब जब हाई वोल्टेज की करंट पास करती है तो यहां से जो रेज जा रही थी, ठीक, राइट, यहां से जो रेज जा रही थी वो इस स्क्रीन पे बेटा स्ट्राइक करती हैं और ग्लो यहां से आता है। यहां से क्या मिलेगा, ग्लो आएगा, राइट। और इस ग्लो से आपको पता चलेगा कि यहाँ कोई रेज आके स्ट्राइक की है, राइट। अभी जो रेज इधर से इधर गई, अब इन्होंने जे थॉमसन साहब ने क्या किया, इस रेज को इन्होंने बेटा स्टडी किया, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया कि इधर एक प्लेट लगाया, नेगेटिव प्लेट, राइट, ये है नेगेटिव प्लेट,
और इधर लगा दिया इन्होंने पॉजिटिव प्लेट। अब बेटा क्या हुआ, जब इसको पास कर रहे हैं, अब हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो यहां से नेगेटिव निकल रही थी बेटा, लेकिन ये जो रेज जा रही थी, ध्यान से सुनना, ये जो रेज थी अपना अब सीधे स्ट्रेट मूव नहीं कर रही थी। जब यहां से पॉजिटिव प्लेट लगाया गया तो यहां से जो रेज जा रही थी वो कुछ दूर चल करके पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो इससे क्या बात पता चला कि इनका जो नेचर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और नेगेटिव से रिपल्शन फील कर रही है। तो इनका जो नेचर होगा बेटा इन रेज का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। अब इनकी प्रॉपर्टीज को जब इन्होंने स्टडी किया, जब ये प्लेट दोनों हटा दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे करंट फील्ड लगाया या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बोल दे, तो मैग्नेटिक फील्ड को जब आप हटा दोगे तो ये जो रेज चल रही थी वो कैसे चलेंगी, स्ट्रेट लाइन में चलेंगी। अगर इनमें आप कोई थिक प्लेट लगा देते हो बेटा तो पीछे इनके शैडो का फॉर्मेशन होता है। इससे ये बात प्रूफ हो रही थी कि ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। ये रेज जो इलेक्ट्रॉन है बेटा पॉजिटिव कैथोड से चल करके एनोड की तरफ मूव कर रही थी, वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करती हैं। सेकेंड आप देख सकते हो बेटा, अगर इसमें क्या करते हो, अगर व्हील चेयर लगा देते हो बेटा तो वो उसको क्या कर रही थी, मोशन में ला रही थी या मूव करा दे रही थी। इसका मतलब इससे क्या प्रूफ हो रहा था कि ये इनमें क्या पाई जाती है, एनर्जी है। और वो कौन सी एनर्जी है, मूव कर रहे थे ना, तो काइनेटिक एनर्जी है। उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पेंडल आपका क्या कर रहा था, व्हील क्या है, वो मूव कर जा रहा था, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे एक्सपेरिमेंट थे और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया। अब इनके आते हैं कंक्लूजन पर बेटा। अब आते हैं देखिए कंक्लूजन पे, कंक्लूजन को पढ़ते हैं। कहते हैं बेटा कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। किससे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं बेटा। और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सेकेंड देखना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल्स एंड एटम ऑफ ऑल टाइप कंटेन्स द सेम पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्या करें, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर आइडेंटिकल, जितने भी रेज निकल रहे थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा, वो सब के सब क्या थे, आइडेंटिकल थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था, राइट। ऑल टाइप ऑफ कंटेन द सेम पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन के सेम पार्टिकल्स थे। अब देखना थर्ड पॉइंट, क्या करें, सिंस चूंकि एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों, चूंकि बेटा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका जो एटम होता है वो होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, इट मस्ट कंटेन सेम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इनके पास क्या होंगे, सेम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। इससे ये बात यहाँ किसको लीड कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई बेटा तो इलेक्ट्रॉन कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। अब एटम होता है कैसा, न्यूट्रल। तो इससे क्या लग गया, एक आइडिया लग गया कि इसके अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल्स हैं जो जिनका चार्ज क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, जिसकी वजह से आपका एटम न्यूट्रल होगा, राइट। तो यहां से क्या हो गया, एक आइडिया लग गया कि इनके अंदर और भी पार्टिकल होंगे जो पॉजिटिव होंगे। अब इससे बेटा हम लोग इससे साइंटिस्ट लीड कर गए कहां पे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ। करें, दिस कंक्लूजन फर्दर लेड टू द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का प्रोटॉन। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, प्रोटॉन्स, राइट। तो आते हैं देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। अब यहां पे देखिए, ये कैनाल रेज। अब बात करते हैं बेटा, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने बात किया जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की थी तो विलियम क्रूक साहब ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। अब कुछ डिस्चार्ज ट्यूब ये भी है बेटा, ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, अब इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार आइए समझ लेते हैं, फिर इनको यहाँ पे देखेंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट एक बार देख लेंगे,
डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की फिर यहां डिस्कस होगा। आइए देखते हैं। अब यहां हम लोग बात करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, राइट। अब एक साइंटिस्ट थे बेटा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन साहब, ई गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट हैं आपके, ई गोल्डस्टीन, राइट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भी क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, राइट। और यहां पे आपके पास क्या था, कैथोड, और ये था एनोड वाली प्लेट। तो ये है आपके पास कैथोड और इधर है आपके पास एनोड वाली प्लेट। अब ध्यान से सुनना, इसको किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, राइट। ये आपके पास पॉजिटिव इन, ये क्या लगे हैं, बैटरी। अब बैटरी पे बेटा यहां पे क्या हुआ, ये आपके पास था नेगेटिव प्लेट और ये है पॉजिटिव वाली प्लेट, ठीक। अब यहां पे बेटा हाई वोल्टेज की करंट पास कराई गई, किसके द्वारा, इस बार ई गोल्डस्टीन के द्वारा हाई वोल्टेज की करंट पास की। अभी भी यहां पे प्रेशर क्या था, लो प्रेशर पे, इसको भी रखा इन्होंने, राइट। तो इनको क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, पहले अगर हम जे थॉमसन की बात करें बेटा, तो यहां से रेस जा रही थी, कहां से, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ मूव कर रही थी ये रेस। इस बार इन्होंने पहले जे थॉमसन साहब ने एनोड वाली प्लेट को बेटा छोटे छोटे इसमें होल कर दिए थे और स्क्रीन लगाया था, इसके जस्ट पीछे जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। इस बार ये गोल्डस्टीन ने क्या किया बेटा, कैथोड वाली प्लेट को क्या कर दिया, लेप लगा दिया, स्क्रीन लगा दी, ठीक है। ये स्क्रीन का काम करता है। इस बार लगाएगा उल्टा, इसके अपोजिट साइड में जिंक सल्फाइड की प्लेट। तो इन्होंने बेटा क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज यहां पे क्या थी, ये लगा दिया, छोटे छोटे क्या किए बेटा, होल कर दिए, राइट। तो इन्होंने क्या देखा, आइए देखते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। इन्होंने देखा कुछ रेज बेटा इनके अपोजिट डायरेक्शन में चल रही थी और इस होल से जा करके बेटा इस स्क्रीन पर ग्लो कर रही थी। यहां पे इस बार ग्लो आ रहा था, कहां पे, कैथोड वाली रेज पे, राइट, ये ग्लो कर रही थी। अब ये जो रेज जा रही थी बेटा, ये एक कैनाल से जा रही थी, राइट। कहां से जा रही थी, एक होल से जा रही थी, तो ये कैनाल का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, इस रेज को, ब्लू वाले, कैनाल रेज, इसको बोल दिया इन्होंने कैनाल रेज, राइट। जब कैनाल रेज को स्टडी किया बेटा, तो देखा इस बार पॉजिटिव प्लेट वाली से क्या जा रही है, निगेटिव प्लेट की तरफ ये मूव कर रही थी। और इनका अगर हम देखें बेटा चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज था और हमने क्या बोला था कि सेम चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होगा। अब ये सेम चार्ज था पॉजिटिव के लिए, तो ये इसके अपोजिट जा रही थी, इस बार नेगेटिव वाले से अट्रैक्ट फील कर रही थी। तो नेगेटिव वाले से कौन सा चार्ज अट्रैक्ट फील करेगा, पॉजिटिव वाला। मींस ये जो है कैनाल रेज जो जा रही थी नेगेटिव प्लेट की तरफ, ये कैसी थी बेटा, ये थी पॉजिटिव चार्ज, कैसी थी, ये थी बेटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे। और इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाद में क्या बोला गया, इन्हीं को बोला इन्होंने प्रोटॉन्स, राइट। तो इस तरीके से बेटा प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, राइट।
अब आते हैं, देखते हैं, ये अच्छे से समझ में आया होगा होपफुली आपको। तो इन्होंने क्या किया था, पहले कैथोड रेज को यहां पे होल्ड किया गया था, राइट। इस बार कहां से, इसके अपोजिट साइड वाले प्लेट को हम लोगों ने, इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, यहां पे होल बनाया था, और इस होल से बेटा ये रेज जा रही थी, इसलिए कैनाल का काम कर रहा था ये होल, इसलिए इसको बोला गया था कैनाल रेज, राइट। और उसमें क्या, कैथोड से जा रही थी, उसमें कोई कैनाल तो थी नहीं, ठीक है ना, तो इसलिए उसको क्या बोला गया था, कैथोड रेज। तो दोनों में क्लियरिटी है। आइए देखते हैं अब इसको। अब आते हैं, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। इस बार हुआ क्या बेटा, देखो ध्यान से, वही गिलास ट्यूब है, राइट, और ये छोटे छोटे इन्होंने होल किए, ठीक है। तो इस होल से पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखें, इधर है पॉजिटिव चार्ज और इधर है आपके पास नेगेटिव इन। ये आपके पास है बेटा कौन सा प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और ये है पॉजिटिव प्लेट। अब इन्होंने क्या किया कि यहां पे होल बनाया इसके एंड पे, नेगेटिव वाले साइड पे। तो नेगेटिव वाली साइड पे अगर यहाँ पे क्या किया है बेटा, अगर छोटे छोटे छिद्र बनाए हैं तो इसी छिद्र से ये क्या हो जाएंगे, ये देखो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए पॉजिटिव चार्ज किधर, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जितने भी पॉजिटिव है एक कैनाल से गुजर रहे हैं बेटा, इसलिए इसको क्या बोला गया, इस रेस को कैनाल रेस। इसको क्या बोल देंगे, जो पॉजिटिव वाले हैं रेस उसको क्या बोल देंगे, कैनाल रेस। और जो कैनाल रेस है बेटा ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसको क्या बोल दिया बाद में, प्रोटॉन्स, राइट। तो होपफुली ये आपको बात क्लियर हुई होगी। तो आइए देखते हैं, यही लिखा है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब ध्यान से देखो, वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके पास था एनोड, इसका जस्ट उल्टा लगाया है बेटा, हम लोगों ने इसका उल्टा लगाया था एक्सपेरिमेंट जब हम लोगों ने देखा। यहाँ है नेगेटिव प्लेट, तो इस बार देखना पॉजिटिव प्लेट से यहाँ पे नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ कोई रेस जा रही है, जस्ट अपोजिट, ये देखिए पॉजिटिव आयन। तो कैथोड विद होल्स क्या है, पियर्स डिस्क, ये पॉजिटिव कैनाल थे बेटा, पॉजिटिव रेस थी, है ना। ये है आपके पास कैथोड रेस। तो कैथोड रेस कहां से चल रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला कहां चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस होल से बेटा ये गुजर रही थी, इसलिए इसको क्या बोल रहे थे, कैनाल रेस। तो कैनाल रेस पे आइए इनको समझते हैं, क्या लिखा है, ये है भाई साहब गोल्डस्टीन, राइट। कहते हैं इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स वाज आइडेंटिफाइड, E. Goldstein in 1886 discovered the presence of a new radiations, बेटा एक नए रेडिएशंस की इन्होंने डिस्कवरी कर दी, जो कौन सी थी, कैनाल रेज इन गैसेज डिस्चार्ज एंड कॉल्ड द कैनाल रेज। इसको क्या बोला था, कैनाल रेज, राइट। दीज रेज वी आर कॉल्ड एनोड रेज, इसी को एनोड रेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एनोड कैसा था आपका, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ ये रेज मूव कर रही थी, इसलिए एनोड के नाम से भी जाना जाता है। और कैनाल से गुजर रही थी तो कैनाल रेस भी कहा गया इसी को, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो छोटा सा कंक्लूजन है कि एनोड रेस कैसी है बेटा, पॉजिटिव रेस थी, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स नाउ कॉल्ड प्रोटॉन, इसी को क्या बोला था, प्रोटॉन। दस विद द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोटॉन वाज इनिशिएटेड, इस तरीके से प्रोटॉन इनिशिएट हुआ। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस लगे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कैथोड रेज। तो अभी हम लोगों ने कैथोड रेज को देखा, इसको आपको होमवर्क में करना है। सेकंड है आपके पास बेटा व्हाट आर कैनाल रेज। तो कैनाल रेज को भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, इसको भी आप होमवर्क में करेंगे। कह रहे हाउ इलेक्ट्रॉन्स गॉट डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरा लिखना है। कह रहे हाउ प्रोटॉन गॉट डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ बेटा, और प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ। तो ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करना है आपको।
अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो अब एटम्स को बेटा एक्सप्लेन, उनकी स्ट्रक्चर को, उनके स्ट्रक्चर को देख लिया आपने। स्ट्रक्चर में क्या देखा, न्यूक्लियस था और उसके अराउंड क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, राइट। अब इसके बाद अब इनके कोशिश किया अलग अलग साइंटिस्ट ने, इन जो एटम्स थे इनके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो इनके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना मॉडल प्रपोज किया। उसमें से फर्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन साहब, ठीक है। इन्होंने बेटा एक मॉडल प्रपोज किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, राइट। इन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं इस मॉडल को। तो ये लिखा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इनका पूरा नाम था बेटा जे थॉमसन, जे थॉमसन भी बोलते हैं। आइए देखते हैं। करें द प्लम पुडिंग मॉडल हैज इलेक्ट्रॉन सराउंडेड बाय अ वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन्होंने बेटा एटम्स को, इधर देखना, इन्होंने एटम्स को स्फीयर माना था, राइट। और इन्होंने बोला कि जैसे बेटा वाटरमेलन में जो खाने वाला पार्ट है वो पूरे में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज बेटा पूरे मास में, पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। इसको इन्होंने बोला पूरा मास। इस पूरे पार्ट को क्या बोला, जैसे वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन होता है बेटा, एडिबल पार्ट जो होता है वो आपका पूरा का पूरा होता है, इसको इन्होंने बोल दिया प्रोटॉन, राइट। और दूसरा, जैसे आप देखते हो कि उसमें वाटरमेलन वाले में सीड पूरे में नहीं रहता, कहीं कहीं इम्बेडेड रहता है, तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि बीच बीच में ऐसे नेगेटिव पार्ट जो है, जो इलेक्ट्रॉन से बेटा ये इम्बेडेड होते हैं, राइट। ये क्या है, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच बीच में इम्बेडेड होते हैं। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स embedded embedded in whole sphere। ये पूरे स्फीयर में बेटा क्या होते हैं, embedded होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही फिगर लगा है, ये है आपके पास स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिएगा ये है आपके पास कार्पल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या है बेटा, ये देखिए ध्यान से, ये बीच बीच में इम्बेडेड है, और पूरा ये रेड वाला पोर्शन जैसे वाटरमेलन में होता है ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और एक बात इन्होंने और बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जिससे आपका एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये इन्होंने बोला जे थॉमसन साहब ने। लेकिन जब अभी रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा मास जो कंसंट्रेटेड होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मॉडल फेल हो जाएगा, राइट। तो इन्होंने फेल होने का रीजन क्या था इनका, इन्होंने बोल दिया बेटा कि जो भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्रोटॉन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं होता है। बाद में क्या देखा गया कि जो भी प्रोटॉन्स हैं वो पूरे के पूरे बीच में सेंट्रल पार्ट में कलेक्टेड हैं, और उसी को यहाँ पे क्या हो गया, ये ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं जे थॉमसन के कंक्लूजन को थोड़ा सा। तो थॉमसन साहब ने प्रपोज किया दैट, देखो क्या लिखा है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने बोला कि जो आपका एटम है बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। जैसे हमने क्या बोला, ये आपके पास एक स्फीयर है और इसमें पूरा पॉजिटिव चार्ज ये क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इनके बीच बीच में कहीं कहीं क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके एम्बेडेड है। ये इस मॉडल को इन्होंने प्रपोज किया था, राइट। अब सेकंड देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। इन्होंने क्या बोला
कि जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है ये इक्वल होंगे, जिससे आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। सो द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए पूरा एटम आपका क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, राइट। अब इसके बाद डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस पे आते हैं। अब अगर एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो एक अपने पास साइंटिस्ट थे बेटा, लॉर्ड रदरफोर्ड साहब ने। इन्होंने सबसे पहले बेटा एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे, इनके एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जे थॉमसन की, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था बेटा वो फर्स्ट मॉडल था, ठीक है। अगर हम एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के अबाउट में अगर पूछें, ठीक है, तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन साहब ने दिया। और उन्होंने क्या बोला था कि आपके पास जो एटम्स है वो एक स्फीयर की तरह है, और वो पूरे स्फीयर जो है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज पूरे में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं बीच बीच में एम्बेडेड है। और उन्होंने बोला कि जो आपके पास चार्ज है, ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसीलिए आपका एटम्स न्यूट्रल होता है। अब इसी को बेटा रदरफोर्ड साहब ने जो डिस्कवरी की, इसमें आपका जे थॉमसन मॉडल क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। पहली बात डिस्कवरी की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ एटॉमिक मॉडल लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। जब एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो वो लीड किया किसको बेटा, एटॉमिक न्यूक्लियस के डिस्कवरी को लीड किया, ठीक है। कैसे, आइए देखते हैं। कहते हैं बेटा रदरफोर्ड प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड अ थिन गोल्ड फॉइल इन द पाथ ऑफ द रेज। इसका क्या मतलब है, आइए इसको पहले समझ लेते हैं फिर बात करेंगे। तो हम यहां पे देखते हैं बेटा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। राइट, ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले थोड़ा सा अल्फा रेस के बारे में पता चले। तो अल्फा, ये बेटा ये क्या है, ये है अल्फा, ठीक है। ये अल्फा को डिनोट करने का तरीका है इस तरीके से। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है भैया, तो देखिएगा ये हीलियम का बेटा न्यूक्लियस होता है। किसका, ये है हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम की हम बात करें बेटा, थोड़ा सा अभी आगे देखेंगे भी आप डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट समझना है। अगर हीलियम देखें तो इनका एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास होता है 4, और इसी को अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव हो जाए तो उसको हम लोग बोलने लगते हैं अल्फा, राइट, अल्फा पार्टिकल्स। अब देखिएगा इन्होंने सबसे पहले बेटा, किसने, रदरफोर्ड साहब ने एक ब्लॉक लिया, और ऐसा ब्लॉक लिया जो अल्फा सिर्फ रेडिएट कर रहे थे। अब देखो यहां से एक रेडियो एक्टिव ब्लॉक लिया इन्होंने, क्या लिए थे, रेडियो एक्टिव ब्लॉक लिए। एक ब्लॉक लिया बेटा, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, या रेडियो एक्टिव सोर्स था, ये भी बोल सकते हैं। अब सुनना ध्यान से। अब रेडियो एक्टिव मीन्स क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझेंगे तभी ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसमें से बेटा स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती है। कौन सी, इसमें से बेटा कौन कौन सी रेज निकलेंगी, स्पॉन्टेनियसली अल्फा बीटा और गामा रेज निकलती हैं, ठीक। किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी होंगे उनमें से बेटा अल्फा बीटा गामा रेज स्पॉन्टेनियसली क्या करते रहते हैं, इमिट होते रहते हैं, राइट।
अच्छा, इस पे एक बात आप और सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्फा होगा बेटा ये पॉजिटिव नेचर के हैं, जो बीटा है ये नेगेटिव नेचर के हैं, और जो गामा होंगे ये न्यूट्रल नेचर के होंगे। ठीक है, इतना आप समझिएगा। अब इस ब्लॉक को ऐसा बनाया गया है बेटा कि यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ये ब्लॉक कैसा हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो यहाँ से क्या इमिट करा सकते हैं आसानी से, अल्फा को। क्यों? क्योंकि बेटा अल्फा यहाँ से रिपल्शन फील होगा और बीटा को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, और गामा तो न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम थिन प्लेट बनाते हैं, लेते हैं, जिससे हमको क्या पास कराना है, अल्फा रेज, राइट। ये शीट है। अब यहाँ पे बेटा एक स्क्रीन लगाते हैं, एक गोल्ड फॉयल की स्क्रीन लगाते हैं, गोल्ड की। यहाँ पे है गोल्ड फॉयल, क्या है ये बेटा, गोल्ड की फॉयल, राइट, गोल्ड फॉयल। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, इसके जस्ट पीछे हम लोग एक स्क्रीन लगा देते हैं। ठीक, इन्होंने क्या किया, इनके जस्ट पीछे एक स्क्रीन लगाया, और ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हो सकती है। सिर्फ स्क्रीन का काम क्या है बेटा, ग्लो को इमिट करना या शाइन को दिखा देना, ग्लो को रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, आइए देखते हैं। जब अल्फा रेज यहां से जा रही थी बेटा, ध्यान से देखना, ये अल्फा रेज जा रही है। जब अल्फा रेज गई यहां से, तो अल्फा कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज थी। तो इसमें से कुछ रेज क्या हो रही थी, मोस्टली रेज इन्होंने क्या देखा कि पीछे जाकर के यहाँ पे ग्लो उत्पन्न कर दी, जस्ट स्ट्रेट जा रही थी। इनको गोल्ड फॉयल को ये रेज बेटा पेनिट्रेट करके जस्ट इसके पीछे क्या हो रही थी, शाइनिंग या ग्लो उत्पन्न कर रही थी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द रेज कैसी थी, जो स्ट्रेट जा रही थी और ग्लो रिप्रेजेंट कर रही थी। अब देखिएगा, अब कुछ रेज क्या होती थी बेटा, कुछ रेज यहां से डेविएट हो गई। क्या हुई, डेविएट हुई। वो कुछ तो स्मॉल एंगल पे डेविएट हो रही थी, यहां पे शाइनिंग आ रही थी, और कुछ रेज बेटा क्या हो रही थी, लार्ज एंगल से डेविएट हो रही थी। और लगभग नियर अबाउट 12,000 रेज में से एक रेज ऐसी थी जो इसी बेटा डायरेक्ट जो सीधे जा रही थी उसी पे रिबाउंड कर रही थी या बैक हो जा रही थी, राइट। तो इससे ये बात प्रूफ हुई। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें, ध्यान से सुनना, ये बार बार नहीं आएगा। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग स्प्रिंग, इन्होंने क्या लिया है, एक बेटा क्या लिया, रेडियो एक्टिव सोर्स लिया, एक ब्लॉक लिया, जैसे रेडियम ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं, यूरेनियम ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, अल्फा सोर्स हो। ठीक है, अल्फा सोर्स था इसमें, और अल्फा था पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव यहां से रिपल हो रहा था बेटा, और नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था, बीटा को नहीं जाने दे रहा था। गामा तो न्यूट्रल था, तो हमें तो चार्ज देखना था एक्चुअली में, है ना। तो अल्फा वाला जा रहा था, यहाँ पे टकरा करके जो गोल्ड फॉयल थी इस पे स्ट्राइक करके क्या हो रही थी, मोस्ट ऑफ द रेस क्या हो रही थी, स्ट्रेट पेनिट्रेट करके बेटा पीछे की तरफ ग्लो उत्पन्न कर रही थी। कुछ रेज इसमें से स्मॉल एंगल पे डेविएट हो जा रही थी, और कुछ रेज बेटा इसमें लार्ज एंगल पर डेविएट हो जा रही थी। अब इसमें से लगभग 12,000 रेज में से एक रेज ऐसी थी बेटा जो अपने ही पाथ पर क्या हो रही थी, बैक हो जा रही थी, रिबाउंड कर जा रही थी। इसके मतलब ये बात प्रूफ हो रही थी कि यहाँ के बीच सेंटर में कोई क्या है, सेंट्रलाइज पार्ट है, जो यहाँ से टकरा करके जस्ट वापस हो रही है। ठीक है, और ये चार्ज कैसा होगा, अगर सेम एंगल पर 180 डिग्री पर अगर रिबाउंड हो रही है, इसका मीन्स क्या है बेटा, यहाँ पे कोई सॉलिड पार्ट रहा होगा जो कैसा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। मीन्स अगर ये नेगेटिव चार्ज होता यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता, ये जो पॉजिटिव रेज आ रही थी इनको अट्रैक्ट कर लेता और यहीं पे ये चिपक जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां से टकरा करके ये रेज वापस जा रही थी, राइट, 180 डिग्री पे है, लगभग क्या हो गई, रिबाउंड हो गई। ठीक, तो अगर 180 डिग्री पे रिबाउंड हो तो इससे ये बात प्रूफ हुई कि बीच में कुछ ना कुछ है, और वो कैसा है, सॉलिड पार्ट है,
और बाद में बेटा इसी को क्या बोल दिया गया था, न्यूक्लियस बोल दिया गया। रदरफोर्ड ने बाद में इसको क्या बोला, न्यूक्लियस, राइट। ये बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब इसी का थोड़ा सा अलग पार्ट देखते हैं। अब आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब इसी को हम बोल देते हैं बेटा ये आपके पास कोई स्फीयर है, कोई एटम है जिसका स्फीयर है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, जो अल्फा रेस जा रही थी बेटा, इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो जा रही थी, उसी पाथ पे गुजर जा रही थी, राइट। ये निकल जा रही है, ये भी गई, निकल गई सर। लेकिन इसमें से कुछ रेस क्या हो रही थी बेटा, डेविएट कर रही थी। कुछ तो लार्ज एंगल पे डेविएट कर रही थी और कुछ स्मॉल एंगल पे। जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ जा रहे थे, यहां से अगर दूर से जा रहे हो बेटा तो थोड़ा सा क्या हुआ, डेविएशन हुआ। लेकिन जैसे अगर इनके थोड़ा और पास गए तो डेविएशन बढ़ गया, राइट। कितना डेविएशन बढ़ गया। ऐसे यहाँ पे भी अगर इनके पास जा रहे थे तो डेविएशन बढ़ गया। तो यहां से गए, इसके पास से और डेविएशन हुआ और एंगल से ये रेस मुड़ गई। और बीच में से जैसे ये गए तो यहाँ पे कोई चीज ऐसी थी बेटा जो इससे टकरा करके क्या हो रही थी, रिबाउंड हो जा रही थी इसी पे, राइट। तो इसी को इन्होंने बाद में क्या बोला कि जो सेंट्रल सॉलिड पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स अपने पास कौन थे, प्रोटॉन थे। इस तरीके से बेटा प्रोटॉन का पता चला कि प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कवर हो गया किसका, न्यूक्लियस का। और बाद में पता चला कि न्यूक्लियस में ही क्या है आपके पास, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। होपफुली ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। अब यहां पे देखते हैं, आइए अब यहां पे देखो, ये बात आपको समझ में आएगी अच्छे से। कह रहे हैं इट वाज एक्सपेक्टेड रदरफोर्ड प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड अ थिन गोल्ड फॉइल इन द पाथ ऑफ द रेज, ठीक है। अब कह रहे हैं इट वाज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। किससे डिफ्लेक्ट हो रही थी बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन था वहां पे, प्रोटॉन, उससे डिफ्लेक्ट हो रही थी इन द गोल्ड एटम्स, राइट। सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वेयर मच हैवियर, क्या है, हैवियर देन प्रोटॉन, ये प्रोटॉन से काफी हैवी है। ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन, ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। कह रहे अल्फा पार्टिकल्स बेटा प्रोटॉन से काफी वेटेज है, इसलिए बहुत लार्ज एंगल पर डेविएशंस नहीं हो रहे थे। अगर हल्के होंगे बेटा, सुनो ध्यान से, एक पार्टिकल्स क्या है जिसका वेट बहुत ज्यादा है, एक पार्टिकल्स बहुत कम है, तो जब इससे टकराएगा तो इसका क्या होंगे, डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये हो जाएगा परफेक्ट कोलिजन, बेटा चिपक जाएंगे तो डेविएशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों हल्के हैं, दोनों मास, दोनों एटम का क्या है, मास कम है बेटा, तो ये जब आपस में टकराएंगे बेटा तो इसमें डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा है यहाँ पे, हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उतना डेविएशन नहीं होता है। अब आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा सीख लो अल्फा पार्टिकल्स। हमने क्या वहां थोड़ा सा इंट्रो कराया था, लेकिन यहाँ पर पे थोड़ा सा डिटेल में दिया है अल्फा पार्टिकल्स। ये है आपके पास बेटा प्रोटॉन और ये है आपके पास न्यूट्रॉन्स, राइट। अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अभी देखेंगे, जब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगी तो न्यूट्रॉन्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं बेटा। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के नंबर्स ही आपको क्या देते हैं, एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का क्या देगा, ये एटॉमिक मास। अभी इसको डिटेल में समझेंगे भी, राइट। अब यहां पे देखिए सिंबल, ये है आपके पास हीलियम, क्या बेटा, हीलियम। इसका एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। अगर यहां से बेटा 2, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करें, लॉस करा दें, तो यहां क्या बचेगा, हीलियम 2 पॉजिटिव आ जाएगा। मास में तो कोई फर्क नहीं हुआ, सिर्फ हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो मास वही है बेटा।
तो ये है आपके पास हीलियम पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल्स। तो हीलियम के न्यूक्लियस क्या कहलाता है बेटा? अल्फा पार्टिकल्स कहलाता है। यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्फीयर जो दिख रहा है रेड वाला, ये है प्रोटॉन, और 2 दिख रहा है न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा इनका क्या? 4, राइट। और एटॉमिक नंबर तो हीलियम का आपको पता ही होता है, कितना? 2, राइट। तो ये है आपके पास बेटा अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल क्या है बेटा? हीलियम का न्यूक्लियस है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ये था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसका रदरफोर्ड साहब का। इन्होंने क्या लिया था? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो जितना यहाँ पे लगा है बेटा, इससे ज्यादा मैंने आपको समझा दिया वहां से। यहाँ देखो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ ये सिर्फ सोर्स बताया अल्फा पार्टिकल्स का। और हमने क्या देखा था कि ये रेडियो एक्टिव ब्लॉक, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से क्या है? अल्फा बीटा गामा स्पॉन्टेनियसली रिलीज होते रहते हैं, इमिट होते रहते हैं। ये है आपके पास थिन गोल्ड फॉइल बेटा, इस पे जाकर के ये स्ट्राइक करेंगे तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके स्ट्रेट लाइन में जाकर के स्ट्राइक कर जाएंगे। कुछ स्मॉल एंगल से स्कैटर्ड होंगे। यहाँ पे देखना बीम ऑफ पार्टिकल्स है, ये क्या है? सर्कुलर ऑर्सेंट स्क्रीन। ये देखो ये फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगा दिया गया है, जिसको हमने क्या बोला था? ये स्क्रीन कैसी है बेटा? जिंक सल्फाइड की। और यहाँ पे कुछ लार्ज स्मॉल एंगल से और कुछ लार्ज एंगल से डेविएट होंगे, और लगभग 12,000 में से एक उसी पे रिबाउंड हो जाएगा, जैसे इसी को यहाँ पे दिखाया गया है। ध्यान से देखिए रदरफोर्ड, मोस्ट ऑफ द रेज देखिए 1 2 3 4 5 जो न्यूक्लियस से दूर जा रही थी, ठीक है, ये क्या हो रही थी? डेविएट नहीं हो रही थी बेटा, लेकिन जो इससे पास से गुजर रही थी, ध्यान से देखिए, इसके पास से जो आ रही है वो डेविएट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो इसके सेंटर से आ गई, देखो ज्यादा इसके पास आई सेंटर की तरफ, वो ज्यादा डेविएट हो गई, ठीक है। और लगभग 20,000 किसी बुक में दिया रहा है, किसी में 12,000 दिया, उसमें से एक पार्टिकल्स अपने ही रास्ते पे बैक हो गया, वापस हो गया बेटा रिबाउंड करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या पता चला कि बीच में सेंटर में कोई क्या है? सॉलिड पार्ट है, जिसे इन्होंने क्या बोला बाद में? न्यूक्लियस, राइट। और न्यूक्लियस पे जब स्टडी किया गया, क्या देखा गया? न्यूक्लियस भैया क्यों 180 पे रिबाउंड कर जा रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता तो ये इसमें चिपक जाते बेटा, है ना, अट्रैक्ट हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न्यूक्लियस में पता चला कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी बेटा। अब आएंगे इसके बाद, अब समस्या ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब मास की स्टडी की गई, एलिमेंट के जब मास देखे गए, तो देखा गया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वही हमने सोचा क्या था कि न्यूक्लियस में क्या है बेटा? प्रोटॉन्स है, और उसी ने मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? एम्प्टी है। किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है बेटा? एम्प्टी होता है, और सारा का सारा मास वहां सेंटर में क्या है? कंसेंट्रिक है, राइट। तो एक्चुअली हुआ क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही माना जाता था एटॉमिक मास, कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वही आपके क्या है बेटा? मास है। लेकिन क्या देखा गया? हीलियम को देखा गया बेटा, तो हीलियम का जो मास था ये 4 था, और एटॉमिक नंबर 2 था, मींस प्रोटॉन 2 थे। अब भैया समस्या हो गई। समस्या क्या हुई? इलेक्ट्रॉन तो रिबाउंड न्यूक्लियस से बाहर कर रहा है, अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से मास है, लेकिन क्या देखा गया? हीलियम के न्यूक्लियस में यहाँ तो मास तो ज्यादा आ रहा है, 2 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 4। तो इससे क्या लीड हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई और पार्टिकल्स हैं, कोई ना कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मास को होल्ड करके रख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या देखा गया? बाद में आया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पहले देख लेते हैं, इसके बाद ये लीड करेगा किसको बेटा? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। आइए देखते हैं। करें द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये क्या दिया बेटा? टोटली अनएक्सपेक्टेड, जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे वो रिजल्ट आपको यहां से मिले, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं सेकेंड। करें द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी आर मेड। इन्होंने करें मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट, देखो कैसी पास हो गई? स्ट्रेट द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे रेज क्या थे बेटा? स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। करें सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वी आर डिफ्लेक्टेड बाय द
फॉयल बाय स्मॉल एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से। करें सरप्राइजिंगली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000, कहीं 12,000 कहीं 20,000 भी दिया रहता है बेटा, ठीक है ना। पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है 12,000 है 20,000। अगर हम देखें 8 इसमें बेटा आपके सिलेबस में आईसीएसई बोर्ड में 12,000 दिया हुआ है, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 20K। तो अभी आप क्या याद रखोगे, 12,000 याद रखो। सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, क्या हो गया, अपीयर टू रिबाउंड मतलब उसी रास्ते से, देखो ये वाली रेस जैसे गई उसी रास्ते पे वापस आ गई, लगभग कितना 12,000 में से एक, ठीक है। इससे बहुत सारा चीजें क्लियर हो गई। क्या क्लियर हुई थी कि यहाँ पे कोई सॉलिड सब्सटेंस है बेटा जिसका चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, राइट। ये है स्कैटरिंग ऑफ अल्फा रेस, जो हम लोग पीछे बेटा अच्छे से इसको हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब इसका कंक्लूजन देखिए, कह रहे हैं देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, सेंटर क्या है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज है, राइट, इन एन एटम कॉल्ड द, इसी को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। करें नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही रिसाइड्स होते हैं, उसी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। सभी का टोटल मास अगर हम देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल भी बोल देते हैं। तो सभी मास, जितने भी मासेस हैं बेटा एटम्स का, वो कहाँ पे रिसाइड्स है, सेंटर में रिसाइड्स है बेटा, और सेंटर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। आइए देखते हैं, करें द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के बाहर बेटा एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। थर्ड देखिएगा कंक्लूजन, करें द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, क्या कहते हैं भाई, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये लगभग 10 की पावर 15 मीटर के आसपास, कितना है 10 की पावर 15 में। और एटम का मास कितना होगा बेटा, एटम का साइज अगर देखें तो ये लगभग बेटा कितना है 10 की पावर 10 मीटर के आसपास, ठीक। तो यहाँ क्या बेटा, न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी, ठीक है, एटम के कंपैरिजन में, तो ये बात होगी। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्लम पुडिंग मॉडल वाज रिप्लेस हो गए। अब क्या हो गया बेटा, जो जे थॉमसन का मॉडल था वो रिप्लेस हो गया किससे, न्यूक्लियर मॉडल से। जैसे यहाँ पे देखो थॉमसन मॉडल ने क्या बोल दिया कि भैया जितने भी प्रोटॉन थे या पॉजिटिव चार्ज थे वो क्या है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि ऐसा नहीं था, बीच में ही कंसंट्रिक है। इन्होंने देखो ये पूरा का पूरा कलर देखना ध्यान से, इस पूरे को बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन है, लेकिन क्या देखा गया रदरफोर्ड मॉडल में कि भैया प्रोटॉन आपका कहाँ है, सिर्फ न्यूक्लियस में है, बाकी जगह आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट। तो यही लिखा है, इफ प्लम पुडिंग मॉडल वाज करेक्ट वीक पॉजिटिव चार्ज वुड नॉट रिपेल द पॉजिटिव पार्टिकल्स। कह रहे हैं बेटा यहाँ पे पॉजिटिव अगर पूरे में फैले होते हैं तो इनका क्या होता, पॉजिटिव डेंसिटी बहुत कम हो गई, ठीक है, पर यूनिट एरिया में, तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स कम लगेगा, है ना। अब यहाँ पे बहुत कम फोर्स, तो अगर इनका क्या हो गया, मास बहुत कम है किसका, प्रोटॉन का, तो ये क्या करेगा बेटा, जो अल्फा पार्टिकल थे वो हैवी थे, उनको बहुत ज्यादा डेविएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात कंप्लीट हुई। इस तरीके से बेटा आपके जे थॉमसन मॉडल क्या हो गए, फेल हो गए। अब आते हैं, अब रदरफोर्ड साहब के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। रदरफोर्ड साहब ने चलो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, बहुत बड़ा काम किया बेटा, लेकिन अब और भी तो चीजें हैं, जैसे अब इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और इसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल दी। अब उस कमी को, उस ड्रॉबैक को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, क्या कमी थी भाई किसमें, रदरफोर्ड के मॉडल्स में। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात बेटा, इन्होंने सिर्फ बताया कि न्यूक्लियस है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और अभी न्यूट्रॉन्स की तो बात हो ही नहीं पाई, और इसके अराउंड बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इतनी बात बताई इन्होंने। लेकिन इन्होंने ये नहीं बता पाए कि भैया के जो शेल्स हैं, जो ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स है या ऑर्बिट है, इसको नहीं बता पाए।
इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये काउंट कुछ नहीं बता पाए, राइट। तो इसके लिए अभी इसके बाद नेक्स्ट आएंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील बोर साहब ने इनको एक्सप्लेन किया था बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी पहली बात, पहला ड्रॉबैक तो यही था इनका कि इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बता पाया, ठीक है। सेकंड बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस कह रहा हूं। तो कहते हैं बेटा अगर कोई कर्व सरफेस पर, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर रिवॉल्व करते रहते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। किसने बोला, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जब भैया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जब आप पढ़ोगे बेटा, यहाँ पे देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ोगे जब, तो इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर ये क्या कर रहा था बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एनर्जी क्या करेगा, बाहर इमिट करेगा। क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट कर रहा है बेटा, तो ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव, तो इनसे अट्रैक्शन फील करेगा, और धीरे धीरे ये इनका स्फीयर, इनका पाथ क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। धीरे धीरे कम होते होते न्यूक्लियस के करीब जाएंगे। जैसे जैसे इनके न्यूक्लियस के करीब जा रहे हैं, इनका अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज है ना, इनका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और एक टाइम इंटरवल के बाद ये आपस में चिपक जाएंगे और आपका एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो पहला ड्रॉबैक देखिएगा ध्यान से, इन्होंने क्या बोला, ही डिड नॉट स्पेसिफाई, इसमें क्या बोला गया बेटा, he did not specify the number of electrons in each orbit। अब जो हाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे उसको बोलते हैं ऑर्बिट बेटा, ठीक है, ऑर्बिट या शेल। अब उस शेल के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है शेल में, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखना ध्यान से, कहने द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द रदरफोर्ड मॉडल वाज अनस्टेबल because according to classical mechanics and electromagnetic theory, इसमें बोला गया बेटा कोई चार्ज पार्टिकल्स है मूविंग ऑन अ कर्व पाथ, अगर कोई कर्व पाथ पर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी, इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लॉस एनर्जी, एनर्जी को लॉस करेगा, एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, और इस तरीके से स्पाइरल होते हुए न्यूक्लियस में समा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। Thus, if model fails to explain correctly the stability of an atom, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी को कौन समझा है, जे थॉमसन साहब। वहां क्या देखा गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की कहानी, उन्होंने बोल दिया न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने गलत बोल दिया। गलत क्या था बेटा, रॉन्ग क्या था, कि जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो उन्होंने बोल दिया पूरा का पूरा स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब रदरफोर्ड का न्यूक्लियस मॉडल आया तो उन्होंने क्या देखा कि भैया न्यूक्लियस में ही टोटल जितने भी प्रोटॉन्स है बेटा वो सब कहाँ है, न्यूक्लियस में, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड तो है ही नहीं है। वो फेल हो गए, तो वो स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। अब ये समझाना चाहे स्टेबिलिटी को, तो कुछ तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी, ऑर्बिट मिल गए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं सेटिस्फाई कर पाए और साइंटिस्ट को। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। अब इनके ड्रॉबैक को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है बेटा नील बोर्स, राइट। आइए देखते हैं, आते हैं डिस्कवरी ऑफ द, पहले न्यूट्रॉन पढ़ लेते हैं। अच्छा सुनना, इनकी कहानी सुन लो थोड़ा सा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो एक साइंटिस्ट ने बेटा जेम्स चैडविक साहब 1932 में, इन्होंने क्या किया, इनके कुछ पास्टुलेट की बात बाद में होगी, पहले आइए देखते हैं। कह रहे स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम बात करें बेटा कि जब डिस्कवरी हो गई किसकी, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की हमने क्या बोला था कि जी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई बेटा, तो उसने लीड किया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स को, राइट। अब कैसे किया आइए देखते हैं। हमने क्या बोला था, आपके पास हीलियम, पहले क्या माना गया,
कि हीलियम के एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं बेटा 2 और मास है 4। तो एटॉमिक नंबर ये Z है, Z ही क्या बता रहा है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब ये प्रोटॉन्स तो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड था जे थॉम्सन में, लेकिन ऐसा नहीं था, ये होता है बेटा कहाँ पे, न्यूक्लियस में, राइट। तो अब न्यूक्लियस में बेटा है प्रोटॉन 2, तो इनका मास आना चाहिए 2, क्योंकि जो आपके पास एटम होता है उसका टोटल मास रिसाइड होता है कहाँ बेटा, सेंटर में। तो इनका मास आना चाहिए 2, लेकिन 2 ना आकर के 4 आ रहा है। इससे क्या बात निकल के आ रही है कि यहाँ कोई ना कोई और पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से ये मास 2 नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा जेम्स चैडविक साहब ने इसको सॉल्व किया कि यहाँ पे एक पार्टिकल्स है जिसपे कोई चार्ज नहीं, ठीक है, लेकिन मास है इनके पास, राइट। कैसे आया, सुनना ध्यान से। आइए इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा समझते हैं। जेम्स चैडविक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी जब सबको देख लीजिए तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, राइट। आइए देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, जो लाइट एटम थे, जैसे आपके पास है बेरिलियम, ठीक है, तो बेरिलियम पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग कराई। क्या कराई, बम्बारिंग कराई, किस पे, अल्फा पार्टिकल। ये है आपके पास बेरिलियम, और बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल की बम्बारिंग कराई। मान लेते हैं इसमें जो आपके पास ये ब्लॉक है किसका है, बेरिलियम का, और इस पे बम्बारिंग करा रहे हैं किसकी, अल्फा रेज की। तो होगा क्या बेटा, यहां से ध्यान से देखना, ये आपके पास अल्फा है, और अल्फा को हम लोग जानते हैं ये हीलियम का न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था और 4, ठीक, यही तो है हीलियम। अब जब इसको अल्फा बम्बारिंग कराए तो क्या देखा गया, बेरिलियम का बेटा एटॉमिक नंबर है 4 और मास है 9, ठीक है। तो इन्होंने क्या पाया कि इनके बम्बारिंग से एक नया एलिमेंट मिल रहा था, कार्बन। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या मिलता है, 4 और 2 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 मिल रहा था बेटा, और इनका एटॉमिक मास मिल रहा था 12। और यहां से एक पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहा था, वो था आपके पास न्यूट्रॉन, जिसपे चार्ज तो 0 था, लेकिन मास कुछ ना कुछ था बेटा, इस पे चार्ज नहीं, कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से, बेरिलियम, तो बेरिलियम का है एटॉमिक नंबर 4 और 2 ऐड करो तो 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 और 4 क्या हो गया बेटा, 13, लेकिन आ रहा था मास 12, आना कितना चाहिए 13, लेकिन आ रहा था 12। तो इससे ये बात प्रूफ हो रही है, यहाँ से कोई ना कोई एक पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहा है। क्या था वो, जब इस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया बेटा, तो क्या देखा गया कि ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसे चार्ज नहीं है तो बाद में इसे क्या बोला गया, न्यूट्रॉन। और ये कैसे है, नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल इन नेचर होंगे। क्या होंगे, न्यूट्रल इन नेचर, राइट। तो इस तरीके से बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा न्यूट्रॉन का। अब आते हैं अपने टॉपिक में यहाँ पे। अब यही चीज यहाँ पे लिखा है पोस्टुलेट में, आइए देखते हैं। कह रहे हैं सिंस इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास नेग्लिजिबल मास है, जो हमने बात की थी पहले। द मास ऑफ द एटम दैट इज एटॉमिक मास, भैया किसी भी एटम पे जो मास होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोटॉन। जो भी किसी भी एटम का मास होगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के या प्रोटॉन्स के इक्वल आना चाहिए। लेकिन हीलियम का हमने एक्सेप्शन देख लिया कि हीलियम में भैया उसके बराबर तो आ ही नहीं रहे, तो वहां से बेटा लीड किया किसके, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या लिखा, हाउएवर इन द केस ऑफ हीलियम, देखो हीलियम है आपके पास, which has 2 protons, इनके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 protons in its nucleus, इनके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 ही प्रोटॉन्स। तो मास कितना आना चाहिए 2, लेकिन आ कितना रहा है, the atomic mass was not equal, ये इक्वल नहीं आ रहा है to the mass of the proton। अब प्रोटॉन के
इक्वल तो आना चाहिए बट आ नहीं रहा। इससे क्या बात प्रूफ हुई, कोई ना कोई पार्टिकल न्यूक्लियस में और है। तो यहां से लीड हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए कंक्लूजन, कह रहे इट वाज इवेंचुअली, अंत में, नेम एज न्यूट्रॉन। इस पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन नाम दिया गया, राइट। कह रहे न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ऑफ ऑल एटम, सभी एटम में, एक को छोड़ करके एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को अगर छोड़ दिया जाए बेटा तो सभी में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कह रहे द मास ऑफ एन एटम is therefore given by the sum मतलब total sum of the masses of protons and neutrons present in the nucleus। अगर हम मास की बात करें, टोटल मास ऑफ एटम, तो मास किसके इक्वल होगा बेटा, ये मास होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। ये एक फार्मूला बन गया मास का, एटॉमिक मास। अब जो एटम है, ए है बेटा, एटॉमिक मास ले लेते हैं। यहाँ पे जो एटॉमिक मास है इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जानते ही हो, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप जानते हो, पी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और न्यूट्रॉन को भी जानते हो, N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कंसाइज फॉर्म में, A बराबर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये फार्मूला बन गया आपका। मान लो किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिला, यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएंगे बेटा। अब ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, इन क्वांटिटीज में से आपको अगर 2 क्वांटिटीज की वैल्यू पता है तो थर्ड वाले क्वांटिटीज को आप इजिली निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर देना है, इधर से उधर करना है, बस। आइए देखते हैं। तो अब तीनों चीजें मिल गई, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये तीनों आपको डिस्कवर हो गए। अब बाद में चीजें और समझ में आई। अब इनको रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था बेटा, अब उसको करेक्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं, नील बोर साहब, ठीक है, उनके मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं। अब आया देखिए, लोकेशन एंड मोड ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब भैया न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता रहता है, ये तो रदरफोर्ड साहब ने बता दिया, लेकिन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर, उनका लोकेशन क्या है, ठीक है, और मोड ऑफ रोटेशन क्या है, इसको नहीं बता पाए थे। इसको बताया किसने, बोर्स एटॉमिक थ्योरी में नील्स बोर। इनका पूरा नाम क्या था बेटा, नील्स बोर, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, इनका पोस्टुलेट था, बहुत इजी था। इन्होंने बोला बेटा, सबसे पहले इनके पोस्टुलेट को सुनिए। इनका जो मेन पोस्टुलेट था, फर्स्ट पोस्टुलेट में इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स, एक किसमें बेटा, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। किसमें बेटा, एक फिक्स एनर्जी लेवल के एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इसी को इन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं, फिर से सुनना। पहला पॉइंट इन्होंने बोला बेटा, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं वो फिक्स एनर्जी के होते हैं, ठीक है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी लेवल। इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, एनर्जी लेवल बोल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, आपके पास कोई एटम है, ये आपके पास न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड क्या ऑर्बिट, इन्होंने क्या बोल दिया, ये जो आपके पास ऑर्बिट है, ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, शेल भी बोलते हैं, या शेल है, ठीक, इसमें आपका रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बेटा रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। मींस क्या है, इनके अगर ये मान लेते हैं ये कोई शेल है के और एल, तो जो के शेल के एनर्जी लेवल होगा ना, ये फिक्स होगा, और ये जो ऑर्बिट है इसमें भी एक फिक्स एनर्जी लेवल है, तो इसी को बाद में एनर्जी लेवल से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। अब करें, व्हाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स
द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अब यहाँ पे एक फिक्स एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है बेटा, यहाँ से कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। किसने बोला? नील बोर साहब ने। अब यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन्स, अब सुनना ध्यान से, रदरफोर्ड क्या जो ड्रॉबैक था वो कैसे इन्होंने दूर कर दिया? इन्होंने बोला कि जो आपके पास ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसलिए उसको एक एनर्जी लेवल बोल दिया। तो एनर्जी फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिवॉल्व कर रहे हैं वो कोई भी एनर्जी रेडिएट कर ही नहीं रहा है। और जब कोई रेडिएट एनर्जी नहीं कर रहा है बेटा तो ऐसे ही रिवॉल्व करते रहते हैं, तो न्यूक्लियस में क्यों जाएंगे, अट्रैक्ट क्यों होंगे? एक फिक्स एनर्जी लेवल में है, या डिस्क्रीट फॉर्म इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट फॉर्म है, राइट। तो जब ये डिस्क्रीट फॉर्म में है, फिक्स एनर्जी लेवल में अगर ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, क्या कि ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, ठीक। तो ऐसे ये मूव करेंगे, तो इनके किसके, उनके ड्रॉबैक को नील बोर्स ने क्या कर दिया बेटा? दूर कर दिया। अब देखिएगा इसी एनर्जी लेवल को बेटा हम 1 2 3 से, ठीक है, कह रहे हैं द एनर्जी लेवल 1 2 3 वी आर रिप्रेजेंटेड बाई इंटीजर वैल्यू n और i के LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? के LMN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फिर से देखिए एक बार अच्छे से, देखिए बेटा ये आपके पास है न्यूक्लियस, राइट, और ये है आपके पास ऑर्बिट 1 2 3 4, ठीक है। अब सुनना, नील बोर साहब ने क्या बोला? इन्होंने कहा कि भैया इसको नाम दे दिया के, इसका नाम दे दिया L, थर्ड वाली को दिया M और इनको दिया N, राइट। ये तो आपके पास है न्यूक्लियस। अब इसी को आप अगर एनर्जी लेवल के रूप में देखें तो इसी को हम 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 एंड सो ऑन, जैसे आते रहेंगे इनको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक। आगे सुनिए क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस इन 1 और मोर द एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं बेटा, कैसे? न्यूक्लियस इन 1 और मोर ऑफ द एनर्जी लेवल। अब इनकी एनर्जी लेवल कुछ अलग है, सेकंड वाले का एनर्जी लेवल कुछ अलग है, थर्ड वाले का एनर्जी लेवल कुछ अलग है, तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। ये इनके मेन पोस्टुलेट थे। अब सुनना, इन्होंने बताया बेटा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन था वो रदरफोर्ड साहब ने नहीं बता पाया था, नील बोर साहब ने उसको क्लियर किया। तो आइए कैसे क्लियर किया उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये है आपके पास, ये है एनर्जी लेवल, राइट। ये आपके पास है न्यूक्लियस। पहले शेल को हम लोग क्या बोलेंगे? के शेल, या n की वैल्यू 1, ठीक। n है आपके पास बेटा पीरियड नंबर या क्वांटम नंबर, इसी को पीरियड नंबर भी बोलते हैं, पीरियड नंबर इससे मिलेगा बेटा, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये क्या होता है ये हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी पीरियड के बारे में आप जानते हो तो इसको कम से कम आप जानो। पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में? टोटल 7 है, तो ये पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और शेल, ठीक है। n यहाँ पे क्या है? पीरियड नंबर। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से, ये के शेल है बेटा फर्स्ट शेल, ये एल शेल है कौन सी? सेकेंड, और ये एम शेल है, n की वैल्यू यहाँ पे थर्ड, और ये n शेल, ठीक है। अब इसी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ये बन जाता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बात करें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात करें तो सबसे पहले नील बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको मिले थे, ठीक है। आइए देखते हैं, ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग अरेंजमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनना, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट स्वार्म क्या हफाजतली अराउंड न्यूक्लियस, कह रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड
ऐसे मतलब बहुत उलझे हुए नहीं है इलेक्ट्रॉन, एक सीक्वेंस में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। देयर इज वेल एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है, इनका एक एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है बेटा टू दियर अरेंजमेंट, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ये बहुत उलझे हुए नहीं है, पॉजिटिवली माने क्या है, बहुत उलझे हुए बिखरे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस में एक क्या है, सिस्टमेटिक एस्टेब्लिशमेंट है इनका। क्या बोला, एस्टेब्लिश पैटर्न है, ठीक है। आइए देखते हैं उस एस्टेब्लिश पैटर्न को हम यहाँ पे समझेंगे। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट एनर्जी शेल। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कहाँ पे, डिफरेंट एनर्जी लेवल में या डिफरेंट एनर्जी लेवल के शेल्स में, अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब इनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, इसे फर्स्ट शेल बोला गया। तो करें जो फर्स्ट शेल है, ये देखिएगा न्यूक्लियस है बेटा, और ये है आपके पास फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल सबसे क्लोज है कि नहीं, तो फर्स्ट शेल बेटा सबसे पहले होना चाहिए किसके, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होना चाहिए। अब आपने क्या किया बेटा, ये दूसरा तरीका, आप भी ये भी तो कह सकते हो, ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये है आपके पास ऑर्बिट या शेल। अब ऊपर से भी बोल सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, ये भी तो बोला जा सकता है, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने एक रूल बना दिया कि जो आपके पास फर्स्ट सेल होगा वो न्यूक्लियस के एडजस्ट होगा, न्यूक्लियस से करीब होगा, ठीक है। सबसे पास कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट सेल। ऐसे आप इनसे फिर दूर जाते जाओगे और इनका एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया। अभी जो फर्स्ट सेल है बेटा, इनका एनर्जी सबसे कम होगी, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इसका एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। तो हम बोलते हैं जो आपके पास ऑर्बिट या शेल का अरेंजमेंट है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, राइट, न्यूक्लियस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब न्यूक्लियस के जितना करीब कोई होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, ठीक, जितना दूर होगा उसकी एनर्जी उतना ज्यादा। तो ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे फर्स्ट है तो ऊपर ही तो जा रहे हैं, तो एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है, ऐसे दिमाग में बैठा सकते हो। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब ये क्या है बेटा, फर्स्ट वाली को हम के शेल बोलते हैं, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ठीक है, ये है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। आइए इसको देखते हैं। अब आइए इस रूल को पढ़ते हैं जो बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट्स में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो बेटा। तो उसके लिए इन्होंने एक रूल बना दिया। इन्होंने बोला कि किसी भी शेल्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2n² के इक्वल होंगे। क्या बोला, फिर से ध्यान से सुनना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी शेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं वो 2n² के इक्वल होंगे। इसका मीन्स क्या है, 2n² रूल से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से। अब कहते हैं जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है बेटा, ये फर्स्ट शेल है, ठीक है, के शेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n बताता है नंबर ऑफ शेल्स को, नंबर ऑफ शेल, और पीछे हम लोग को क्या देगा था, पीरियड नंबर, दोनों बातें बताएगा, पीरियड नंबर को, या शेल की जगह ऑर्बिट भी तो लिखा जा सकता है, ऑर्बिट, ये n को रिप्रेजेंट करता है। अब ये पहली शेल है बेटा, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो 2 इंटू n की वैल्यू 1 कर रखो, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे। तो यहाँ पे अगर देखें, अगर आपके पास l शेल है या इसी के लिए n की वैल्यू 2 थी, है ना, सेकेंड शेल, या k शेल है पहले, फिर l शेल, फिर m, फिर n। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू यहाँ n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर आएगा कितना बेटा, 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन। इसके मतलब सेकेंड वाली शेल में, एल वाली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जो रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो आइए देखते हैं, बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। इजी तो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है आगे के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में जब आप पढ़ोगे बेटा 11th वगैरह में, या नीट या जेई के आप प्रिपरेशन वगैरह करोगे ना, तो बहुत काम का आएगा ये कॉन्सेप्ट। द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर
राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल और शेल्स। तो आइए देखिए, ये लिखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द रूल। कौन सा है? फार्मूला बता दिया, 2n²। कह रहे हैं वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंशियल और एज फॉलो। अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑर्बिट है आपके पास या के शेल से बेटा। तो फर्स्ट में क्या रखा? 1 का ये स्क्वायर है बेटा। ठीक है, ये क्या है? 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या आएगा? 2। यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 का, 32 नहीं है। ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना है? 18। यहाँ 4 का स्क्वायर है बेटा, वो थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, तो 32 आ गया। तो यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्बिट में कितने मिले? 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड ऑर्बिट में कितने मिलेंगे? एम शेल्स में बेटा 18। और फोर्थ ऑर्बिट या एन शेल्स में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? 32। ये सिंपल सा रूल था इनका। तो यहाँ पे देखो दो कमी दूर हो गई रदरफोर्ड साहब की। एक तो ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसका कोई लोकेशन के बारे में नहीं बता पाए थे कि कितने हैं। ठीक है ना, तो ये कमी दूर हो गई, नील बोर साहब ने दूर कर दिया। और दूसरी कमी कौन सी? स्टेबिलिटी वाली दूर हो गई। उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं बता पाया था। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी लूज करेंगे और एक टाइम आएगा सेंटर में क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपका एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है बेटा। ठीक है ना, तो उसको दूर किया किसने? बोर्स एटॉमिक मॉडल में उसको दूर किया गया। उन्होंने बोल दिया, क्या बोला कि जो ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी लेवल में ये रिवॉल्व करते रहते हैं और कोई भी एनर्जी ये रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब ये देखिए, अब चीजें और क्लियर होंगी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें अब आप देख चुके हो। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपको मिल चुके हैं। अब इनका अरेंजमेंट देख लो ध्यान से, कहाँ पे क्या है। तो ये आपके पे सेंटर वाला पोर्शन क्या था? न्यूक्लियस था, जो आप डिटेल में पढ़ चुके हो, है ना। अब इस न्यूक्लियस में बेटा क्या पाए जाएंगे? न्यूट्रॉन, और ये है न्यूक्लियस सेंटर वाला पोर्शन। इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इस ऑर्बिट में एक फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। तो एक चीज हमेशा याद रखना बेटा कि जब तक जो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर देख रहे हो या शेल्स देख रहे हो बेटा, तो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे पहले इनसाइड से आउटसाइड की तरफ चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इनसाइड में या जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट शेल है उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं किया और उसके नेक्स्ट शेल में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बोर साहब ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिल करना है तो आपको इनसाइड से आउटसाइड की तरफ फिल करना पड़ेगा। मींस न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट सेल है वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेल को भरना पड़ेगा, फिर सेकेंड सेल को फिल, फिर थर्ड सेल को फिल करेंगे, फिर फोर्थ सेल को फिल करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, यही लिखा हुआ है। कह रहे दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। ये कैसे करेंगे? एक एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भरे फिर यहाँ पे भर दिए फिर यहाँ पे भर दिया, ऐसा नहीं होगा बेटा। पहले फर्स्ट में भरेंगे, जब ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा तो सेकंड में आएंगे, जब सेकंड पूरा पूरा कंप्लीट फिल हो जाएगा फिर थर्ड में आएंगे, जब थर्ड वाला कंप्लीट फिल हो जाएगा तो फोर्थ में आएंगे एंड सो ऑन। राइट, तो उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा भैया, आपके पास है हाइड्रोजन एटम, ये है आपके पास न्यूक्लियस। राइट, तो यहाँ पे न्यूक्लियस और ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिर्फ दिखाया गया डायग्राम बेटा कि इनका न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, इसी को दिखाया गया है। ठीक है, न्यूक्लियस छोटा है कि नहीं? तो दिख ही रहा है। अब देखिए एटॉमिक मास की बात करें।
जैसे एल्यूमिनियम, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो यहां क्या बोल सकते हैं, टोटल ऐसे ले सकते हैं उसको, एटॉमिक मास की हम लोगों ने चर्चा की है इसकी बैक स्लाइड में। अब यहाँ पे देखना, करें एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, तो बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम क्या है, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो यहाँ अगर एटॉमिक मास लिखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स is called atomic mass, राइट। ये आएगा आपके पास एटॉमिक मास। ये शार्ट में लिखा है बेटा, इसको बहुत डिटेल में आप समझ चुके हो इसलिए हमने शार्ट में सिंबल यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब एटॉमिक मास का सिंबल क्या था अपने पास, एटॉमिक मास को अगर हम देखें बेटा तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब इसी को अगर सिंबल में कन्वर्ट करें, सिंबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैपिटल ए क्या है, एटॉमिक मास, प्रोटॉन ये बेटा, प्लस आपके पास क्या है, न्यूट्रॉन्स, ये आ जाएंगे। अब यहां से बेटा अगर कोई आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर दी हुई है तो थर्ड वाली आपको निकल जाएगा। मान लेते हैं मास दिया है, प्रोटॉन दिया तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया तो उसका सम कर देना तो एटॉमिक मास मिल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपके पास एल्यूमिनियम है बेटा, तो एल्यूमिनियम में जो उसका एटॉमिक नंबर 13 प्रोटॉन्स है, 14 न्यूट्रॉन्स है, दोनों को कंबाइन कर दिया, देखो यहाँ पे जोड़ दिया तो कितना गया, 27 यूनिट आ गया, राइट। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा क्योंकि पीछे आप पढ़ भी चुके हो। अब यहाँ देखिए एटॉमिक मास फिर दिया है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या है, 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दो तो 35 यूनिट आ जाएगा। ये है आपके पास क्या है, मास। ये दूसरा है बेटा आइसोटोप है, ठीक है। तो 17 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम्स है क्लोरीन के, जिसे हम अगर एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पे भी 17 है, ये भी 17 है, तो ये आते हैं आइसोटोप में। इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, आइसोटोप क्या है, आइसोबार्स क्या है, इसी से आगे कंटिन्यू होगा, फिर वैलेंसी पे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।